हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का नया चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका बेसिक आपने तो 10th क्लास में पढ़ा है, पढ़ के आए होंगे। अभी 11th में आए तो 10th क्लास पढ़ के आए तो थोड़ा आपको याद भी होगा, तो उसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पेरियोडिसिटी क्या होती है। उसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपका टाइम टेबल फॉलो होता है। लाइक आपका फर्स्ट पीरियड डेली केमिस्ट्री का लगता है, तो जैसे मंडे को आप स्कूल आते हैं, फर्स्ट पीरियड केमिस्ट्री का होता है आपका, फिर उसके बाद बाकी के पीरियड्स लगते हैं, घर जाते हैं, अगले दिन फिर सुबह आते हैं, फिर ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे को फिर से फर्स्ट पीरियड केमिस्ट्री का लगता है। तो ये रिपीटिशन है। तो अगर हम इसी रिपीटिशन को, इसी चीज को अप्लाई करें एलिमेंट्स के केस में, तो इन केस ऑफ एलिमेंट इट मींस द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। एक एटॉमिक नंबर के गैप के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था टाइम टेबल के केस में, कुछ टाइम के बाद फिर से केमिस्ट्री का पीरियड आता है। वो टाइम कौन सा है? दूसरे पीरियड्स लगे, उसके बाद आप घर गए हो, घर से वापस आए हो अगले दिन, तो वो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के बाद आपका अगेन केमिस्ट्री का पीरियड आता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक गैप के बाद, एटॉमिक नंबर के गैप के बाद फिर से वही सेम चीज, वही सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ये पेरियोडिसिटी है, रिपीटिशन को पेरियोडिसिटी बोलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी लिखा, तो जान लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है एलिमेंट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक जगह ग्रुप कर दो। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, क्लास में बच्चे पढ़ते नहीं है, बातें ज्यादा करते हैं, या फिर क्लास में इंप्रूवमेंट के लिए टीचर क्या करती है, जो थोड़े से पढ़ाई में वीक बच्चे हैं उनको एक अलग तरफ बिठा देते हैं ताकि उनकी नजरें उनके सामने रहे और उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सके। स्पेशली क्या करते हैं, आगे वाले बेंचेस पे बिठा देते हैं ताकि उनको देख सके टीचर, आई टू आई कांटेक्ट रहे और वो पीछे बैठ के शरारत ना कर सके। इसलिए तो ऐसे ही उससे पीछे बच्चे कौन से बैठेंगे, जो ठीक है, जिनको अटेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक जगह लगा दिए ना, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले बच्चे एक जगह लगा दिए ना मैम ने। आगे वाले बेंचेस पे थोड़े वीक बच्चे या शरारती बच्चे बिठा दिए, पीछे वाले बेंचेस पे एवरेज हैं, और उससे पीछे वाले में हमने ठीक ठाक और जो ठीक बच्चे हैं उनको बिठा दिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही चीज यहाँ पे, ताकि क्लासिफिकेशन ईजी रहे, तो क्या किया जाता है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को, एलिमेंट को एक साथ रख दिया जाता है ताकि एक ही कैरेक्टरिस्टिक हमें पता हो तो बाकी सबकी पता चल जाए। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, क्लासिफिकेशन की जरूरत है क्यों पड़ी, हम क्यों कर रहे हैं क्लासिफाई एलिमेंट्स को, क्यों एक नया का नया पूरा चैप्टर बना दिया है, हमारी सरदर्दी बढ़ा दी है। ये सरदर्दी नहीं बढ़ी है, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी से पहले थोड़े से एलिमेंट्स पता थे, थोड़े से एलिमेंट्स को याद करना भी आसान था, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आराम से जिंदगी कट रही थी। वैसे धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ते गए, एलिमेंट बढ़ते गए तो उनको याद करना मुश्किल हो गया। एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट है जो हमें पता है, और अभी भी एलिमेंट्स को डिस्कवर करने का प्रोसेस चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एलिमेंट्स इज स्टिल नॉट ओवर, इट इज नॉट ओवर, चल रहा है और ये कभी हमेशा चलता ही रहेगा, डिस्कवरी चलती ही रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब रोज नए बच्चे आते हैं, जैसे क्लास में नए बच्चे आते हैं रोज, और आके ये बोलते हैं कि मैम पीछे क्या कराया था बता दो, प्रॉब्लम आती है ना। एक पैटर्न हो, अगर हमारे पास एक डेफिनेट पैटर्न हो कि हाँ भाई ये जो है एलिमेंट्स, इनको हम ऐसे एलिमेंट्स को हम एक जगह लगा दें जबकि जहां पे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाई देती हो, तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगी ना।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत यूं पड़ी। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए जरूरी हुई क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब इतने सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं तो उनकी एक एक की प्रॉपर्टी स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाए ऐसे केस में? ऐसे केस में क्लासिफिकेशन होनी जरूरी है। तो इसीलिए जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट कर दी। पिछले साल आपने 10th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था, किस तरह से आपने पढ़ा था, कैसे कैसे आपने जेनेसिस पढ़े थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। आपने पढ़ा था डॉबर्नियर ट्रायड, जिसमें 3 के ग्रुप में डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो म्यूजिकल नोट्स के साथ रिलेट कर दिया था। वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अब सिलेबस से डिलीट हो गया है। ऑलरेडी जब पढ़ के आए तो बार बार क्यों रिपीट करना, डिलीट हो गया। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में हमने पिछले साल भी पढ़ा था 10th में, अब भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ते हैं, जरूरी है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होती है? Dmitri Mendeleev, he was a brilliant scientist, I should tell you. उसने सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था पीरियोडिक टेबल बनाने में। उसका जो अटेम्प्ट था ना, बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बहुत अच्छा रहा और आगे साइंटिस्ट के बहुत काम आया। हालांकि पीछे वाले साइंटिस्ट जो थे, इसके पहले वाले जो साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर, न्यूलन, उसने भी कोशिश की थी, काफी अच्छी कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। मेंडलीव की ज्यादा सक्सेसफुल थी। तो मेंडलीव ने क्या किया था? एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज कर दिया था और इस तरह से उसने एक लॉ भी दिया जिसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अपने एटॉमिक मासेस के पेरियोडिक फंक्शन में है, मींस जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली चेंज होती है पेरियोडिकली। तो ये आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। ये एक आधार है एक तरह से हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए, तो इसीलिए इसको हम जरूर पढ़ते हैं। उसने क्या किया था? जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको वर्टिकल ऐसे रोज बनाए थे, उनको नाम दिया उसने ग्रुप। ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज भी थे, उनको नाम दिया पीरियड्स। क्योंकि मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन जो थी अरेंजमेंट में एलिमेंट्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके लिए। तो इसीलिए मेंडलीव को हम द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, बिकॉज ही वाज लाइक अ फादर। उसी की ही जो उसने हमें रास्ता दिखाया एक तरह से, उसी को फॉलो करके, उसी से इंस्पिरेशन लेके बाकी साइंटिस्ट ने कोशिश की और आज हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और पढ़ते हैं। मेंडलीव ने क्या किया था? उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करते टाइम उसने ज्यादा स्ट्रेस दिया था सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। और इसके लिए उसने क्या किया था? कुछ एडजस्टमेंट्स किए थे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस में, कुछ एडजस्टमेंट किए थे। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ क्या किया उसने। जो एलिमेंट आर्गन है उसका एटॉमिक मास 39.9 है, उसको उसने पोटेशियम से पहले प्लेस कर दिया। और पोटेशियम का मास कितना था? पोटेशियम का एटॉमिक मास था 39.1। तो एज आई टोल्ड यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए था इनको। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में। लेकिन उसने पोटेशियम को बाद में प्लेस किया और आर्गन को पहले प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आर्गन नोबल गैसेस वाले ग्रुप में आ जाता था। नोबल गैसेस जो थे उन एलिमेंट्स के ग्रुप में आ जाता था, क्योंकि आर्गन की प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस जैसी थी। और आपको तो पता ही है आर्गन नोबल गैस है,
तो ये एडजस्टमेंट उसने आर्गन को नोबल गैस वाले ग्रुप में लाने के लिए किया। तो की ना उसने एडजस्टमेंट। एक और एग्जांपल देती हूँ। उसने क्या किया था, आई टेल यू, ही वाज अ ब्रिलियंट पर्सन। उसने ऐसे एलिमेंट्स जो कि उस टाइम पर डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। उसने कहा था कि सो एंड सो एलिमेंट्स आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज ये होगी, वहां प्लेस होगी। उसने गैप छोड़ दी उनके लिए। आपको एग्जांपल देती हूँ मैं उसके। एलिमेंट स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, आज हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन मेंडलीव के टाइम पे ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन मेंडलीव ने उनको प्रिडिक्ट कर दिया था, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया और साथ में गैप भी छोड़ दी उन एलिमेंट्स के लिए। स्कैंडियम के लिए जो उसने गैप छोड़ा था, उस गैप में उसने क्या लिखा, एका बोरोन। एका बोरोन मतलब होता है कि बोरोन के बाद आने वाला एलिमेंट। तो बोरोन के बाद उसने गैप छोड़ दिया था और इस गैप में एका बोरोन लिख दिया। और एका बोरोन जो कि आपका स्कैंडियम है, जब वो डिस्कवर हुआ तो वो वहां पे फिट हो गया। जो एका बोरोन था उसकी प्रॉपर्टीज बोरोन जैसी थी। ऐसे ही गैलियम के उसने नाम दिया एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैप छोड़ा था। ऐसे ही जर्मेनियम के लिए नाम दिया उसने एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद उसने गैप छोड़ा था। तो इस तरह से उसने गैप छोड़ दिए थे। तो आप अपनी पेरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो मेंडलीव पेरियोडिक टेबल आपकी बुक में होगी उसको चेक कीजिएगा, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ उसकी क्या प्रॉपर्टी उसने ऑब्जर्व की थी वो भी आपको बुक में मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, एटॉमिक मास ए का एल्यूमिनियम का उसने प्रिडिक्ट किया था 68। जब वो मिला, डिस्कवर हुआ, तो उसका 70 एटॉमिक मास था। ऐसे ही ए का सिलिकॉन, जिसको जर्मेनियम बोलते हैं, उसका उसने एटॉमिक मास प्रिडिक्ट किया था 72। जब वो डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक मास 72.6 मिला, तो काफी क्लोज था। ऐसे ही डेंसिटी उसने प्रिडिक्ट की थी 5.9 और मिली कितनी थी 5.94 जब वो डिस्कवर हुआ था। ऐसे ही सिलिकॉन की डेंसिटी उसने 5.5 प्रिडिक्ट की थी और मिली कितनी थी 5.36, काफी क्लोज था। ऐसे ही उसने कहा था जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ए का एल्यूमिनियम का वो लो होगा, और वो जब डिस्कवर हुआ गैलियम तो उसका मेल्टिंग पॉइंट था 29.78 की लो ही है। एका सिलिकॉन के लिए उसने प्रेडिक्ट किया था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जब वो डिस्कवर हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1231 मिला, 1231, हाई है, काफी हाई है। ऐसे ही उसने फॉर्मूलेज ये वाले प्रिडिक्ट किए थे और ये वाले मिले थे, तो एग्जैक्टली यही है फॉर्मूलेज। तो फॉर्मूलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसमें जो ऊपर उसने डिस्कवर किया था, प्रिडिक्शन वाज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। सेम वाज द केस विद सिलिकॉन, प्रिडिक्शन वाज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ये टेबल आपको बुक में भी मिल जाएगी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हम डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स का को किस तरह से अरेंज किया था, वर्टिकल रोज में जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोज में जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, 9 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 0, और इनको रोमन नंबर्स में ही इंडिकेट किया जाता है। जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैं वो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसको ए और बी से डेजिग्नेट किया गया है। वो किसके बेसिस पे किया गया है, सिमिलैरिटी के बेसिस पे। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है और आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 को ए बी से यहां तक इसको डिवाइड किया गया है। तो ये पॉइंट ही मैंने अभी बताया है आपको यहां पर। और सब ग्रुप ए लेफ्ट हैंड साइड था और आरएचएस राइट हैंड साइड पे सब ग्रुप बी था, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है। जो 0 ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स है इनर्ट गैसेस के, जिनकी वैलेंसी 0 है। ये ग्रुप बाद में ऐड हुआ था नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद। थर्ड पॉइंट,
जो पीरियड्स है वो 7 है, जिनको 1 से लेके 7 नंबर से इंडिकेट किया गया है। और इन पीरियड्स को डिवाइड किया गया है 2 हाफ्स में, ताकि इनमें ज्यादा एलिमेंट्स आ सके। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर वाला हाफ यहां पर देखिए, और ये नीचे। तो आप देख सकते हो जैसे ये एक ब्लॉक है, इसमें एक एलिमेंट ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड फिल किया गया है और नीचे इधर राइट हैंड साइड फिल किया गया है। इसी तरह से यहाँ, तो इस तरह से 2 हाफ्स में ये डिवाइडेड है, आप देख सकते हो ध्यान से। ये देखिए इतने। सो इसमें भी आपको मैं पीरियड्स बताऊंगी। शॉर्टेस्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड बोलेंगे, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। नेक्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, इसको शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। फोर्थ फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, इसको हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट है, इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलेंगे। और सेवंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, इसमें एलिमेंट्स अभी भी ऐड हो सकते हैं, उसमें गुंजाइश है। तो आप देख सकते हो सेवंथ पीरियड जो है इनकम्प्लीट है, खाली है, ब्लैंक है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है।